ऑफिस की घड़ी ने 5 बजने की सूचना दी तो ऑफिस के सभी सहकर्मी एक-एक करके उठने लगे। विपिन ने जैसे यह आवाज सुनी ही नहीं। चलना नहीं है क्या यार? विशाल ने पीठ पे एक थौल मारी तो वह चौंक गया। 5 बज गए क्या? कमाल है, विशाल बोला। घर में नई नवेली बीवी बैठी है और पति महाशय को यह भी पता नहीं कि 5 कब बज गए। अरे विपिन, तुम्हारे तो आजकल वे दिन हैं जब लगता है घड़ी की सुइयां खिसक ही नहीं रही और कमबख्त 5 बजने को ही नहीं आ रहे। पर एक तुम हो कि विशाल के व्यंग्य से विपिन के दिल में एक चुभन सी लगी। फिर वह स्वयं को संभाल कर बोला, मेरा कुछ काम अधूरा पड़ा है, उसे पूरा करना है। तुम चलो। विशाल चल पड़ा। विपिन गहरी सांस लेकर कुर्सी से टिक गया और सोचने लगा, वह विशाल को कैसे बताता कि नई नवेली बीवी है तभी तो वह यहाँ बैठा है। उसके अंदर का उत्साह जैसे मर सा गया है। बाबूजी को भी ना जाने क्या सूझी कि उसके गले में ऐसी नकेल डाल दी जिसे वह ना उतार सकता है और ना खुश होकर पहन सकता है। वह तो शादी करना ही नहीं चाहता था, अकेले रहने का आदी हो गया था। शादी की इच्छा ही नहीं होती थी। उसने कई शौक पाले हुए थे। क्लासिकल म्यूजिक के महान गायकों के कैसेटों का अनुपम खजाना था उसके पास, जिन्हें सुनते सुनते वह ना जाने कहाँ खो जाता था। इसके अलावा अच्छा साहित्य पढ़ना, शहर में आयोजित सभी पेंटिंग्स एग्जीबिशन देखना, कवि सम्मेलनों आदि में भाग लेना उसके प्रिय शौक थे। और अब इन सब में व्यस्त रहकर उसने शादी के बारे में कभी सोचा भी ना था। ऐसे में बाबूजी का पत्र आया था, विपिन बेटा, तुम्हारे लिए एक लड़की का रिश्ता आया है। लड़की देखी है हमने, अच्छे खानदान की, प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएट है। मेरे दोस्त आलोकनाथ की बेटी है। फोटो साथ भेज रहा हूँ। मैं तो उन्हें हाँ कर चुका हूँ, तुम्हारी हाँ का इंतजार है। अनमना सा होकर उसने फोटो उठाया और गौर से देखने लगा था। तीखे नाक नक्श की एक आकर्षक चेहरा था। बड़ी बड़ी सुंदर आंखें जैसे उसके सारे अस्तित्व पर छा गई थी। और जाने किस रौ में उसने वापसी डाक से ही बाबूजी को अपनी स्वीकृति भेज दी थी। बाबूजी ने 2 महीने बाद ही शादी की तारीख फिक्स कर दी थी। उसके दोस्त विशाल, रोहन सब हैरान थे और उसे सलाह दे रहे थे कि सिर्फ फोटो देखकर ही वह शादी को कैसे राजी हो गया। कम से कम एक बार लड़की से मुलाकात तो कर लेता। पर उत्तर में वह हंसकर बोला था, फोटो तो मैंने देख ही लिया है। अब बाबूजी लंगड़ी लूली बहू तो चुनेंगे नहीं। पर कितना गलत सोचा था उसने। शादी की पहली रात को ही उसने कंचन के चेहरे पर पहली नजर डाली तो अचंभित रह गया था। कंचन की रंगत काफी सांवली थी। फिर तो वे बड़ी बड़ी भावप्रवण आंखें, जिनमें वह अक्सर कल्पना में डूबा रहता था, वे तीखे नाक नक्श जो धार की तरह सीधे उसके दिल में उतर जाते थे, सब जैसे कपूर से उड़ गए थे और रह गया था कंचन का सांवला रंग। कंचन से तो उसने कुछ नहीं कहा, पर सुबह बाबूजी से लड़ पड़ा था। कैसी लड़की देखी है आपने मेरे लिए? आप पर विश्वास करके मैंने बिना देखे ही शादी के लिए हाँ कर दी थी और आपने? क्यों? क्या कमी है लड़की में? लंगड़ी लूली है क्या? बाबूजी टेढ़ी नजरों से उसे देखकर बोले थे। आपने तो बस जानवरों की तरह सिर्फ हाथ पैरों की सलामती का ही ध्यान रखा, ये नहीं देखा कि उसका रंग कितना काला है। बेटे, बाबूजी समझाते हुए बोले थे, "आ, कंचन अच्छे घर की सुशील लड़की है, प्रथम श्रेणी में ग्रेजुएट है, चाहो तो नौकरी करवा लेना। रंग का सांवला होना कोई बहुत बड़ी कमी नहीं है। और फिर कंचन सांवली जरूर है, पर काली नहीं।" बाबूजी और माँ दोनों ने उसे अपने अपने ढंग से समझाया था, पर उसका आक्रोश कम ना हुआ था। कंचन के कानों में भी शायद इस वार्तालाप के अंश पड़ गए थे। रात को वह धीमे आवाज में बोली थी, शायद यह शादी आपकी इच्छा के विरुद्ध हुई है। वह खामोश रहा था।
10 दिन बाद ही वह काम पर वापस आ गया था। कंचन भी उसके साथ थी। दिल्ली आकर कंचन ने उसकी अस्त व्यस्त गृहस्थी को सुचारू रूप से समेट लिया था। साहब, घर नहीं जाना क्या? चपरासी रामलाल का स्वर कान में पड़ा तो उसकी विचार तंद्रा टूटी। 6:30 बज चुके थे। वह उठ खड़ा हुआ। घर जाने का भी जैसे कोई उत्साह नहीं था उसके अंदर। उसे आए 20 दिन हो गए हैं। अभी तक उसके दोस्तों ने कंचन को नहीं देखा है। जब भी वे घर आने की बात करते हैं, वह कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल जाता है। आखिर वह करे भी क्या? विशाल की बीवी प्रियंका कितनी स्मार्ट है और आकर्षक भी, और रोहन की पत्नी संध्या कौन सी कम है। सुजय की पत्नी श्वेता भी कितनी गोरी और सुंदर है। कंचन तो इन सब के सामने कुछ भी नहीं। उसके दोस्त तो पत्नियों को बगल में सजावटी वस्तु की तरह लिए घूमते हैं। एक वो है कि दिन के समय भी कंचन को साथ लेकर बाहर नहीं निकलता। ना जाने कैसी हीन ग्रंथि पनप रही है उसके अंदर। कैसी बेमेल जोड़ी है उनकी। घर पहुंचा तो कंचन ने बाहर कुर्सियां निकाली हुई थी। तुरंत ही वह चाय और पोहा बनाकर ले आई। वह खामोश चाय की चुस्कियां ले रहा था। कंचन उसके मन का हाल काफी हद तक समझ रही थी। उसने छोटे से घर को तो अपने कुशल हाथों और कल्पना शक्ति से सजा रखा था, पर पति के मन की थाह वह नहीं ले पा सकी थी। छोटे से बगीचे से फूल पत्तियां तोड़कर वह रोज फूल सज्जा करती। कई बार तो विपिन भी सजे हुए सुंदर से घर को देखकर हैरान रह जाता। तारीफ के बोल उसके मुंह से निकलने को ही होते, पर वह उन्हें अंदर ही गुटक लेता। पाक कला में निपुण कंचन रोज नए नए व्यंजन बनाती। उसकी तो भूख जैसे दुगनी हो गई थी। नहाने जाता तो स्नान घर में कपड़े तौलिया साबुन सब करीने से सजे मिलते। ये सब देखकर मन ही मन कंचन के प्रति प्यार और स्नेह के अंकुर से फूटने लगते। पर फिर उसी क्षण वही पुरानी कटुता उमड़कर सामने आ जाती और वह सोचता, ये काम तो कोई नौकर भी कर सकता है। एक दिन वह ऑफिस से आकर बैठा ही था कि विशाल रोहन सुजय सजी धजी पत्नियों के साथ उसके घर आ धमके। विशाल बोला, आज पकड़े गए जनाब। उन सबके चेहरे देखकर एक बार तो विपिन सन्न सा रह गया। क्या सोचेंगे ये सब कंचन को देखकर? क्या यही रूप की रानी थी जिसे अब तक उसने छिपाकर रखा हुआ था? पर मन के भाव छिपाकर वह चेहरे पर मुस्कान ले आया और बोला, आओ आओ यार, धन्यवाद जो तुम सब इकट्ठे आए। आज तो खास तौर से भाभी जी से मिलने आए हैं, रोहन बोला। और फिर सब बैठक में आ गए। सुघड़ता और कलात्मकता से सजी बैठक में आकर सभी नजरें घुमाकर सजावट देखने लगे। सुजय बोला, अरे वाह, तेरे घर का तो कायाकल्प हो गया है यार। तभी अंदर से कंचन मुस्कुराती हुई आई और सबको नमस्ते करके बोली, बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय लाती हूँ। आप भी क्या सोचती होंगी कि आपके पति के कैसे दोस्त हैं जो अब तक मिलने भी नहीं आए, पर इसमें हमारा कसूर नहीं है। विपिन ही बहाने बना बना कर हमें आने से रोकता रहा। कंचन, तुम्हारी गार्डनिंग करने की कला तो गजब की है, प्रियंका प्रशंसात्मक स्वर में बोली। हमारे बगीचे में भी फूल हैं, पर मुझे सजाने का तरीका ही नहीं आता। तुम सिखा देना मुझे। इसमें सिखाने जैसी तो कोई बात ही नहीं। कंचन संकुचित हो उठी। वह किचन में चाय बनाने चली गई। कुछ ही देर में प्लेटों में गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़े और सूजी का हलवा बनाकर ले आई। आप इंसान हैं या मशीन? रोहन हंसते हुए बोला, कितनी जल्दी सब कुछ तैयार कर लिया। अब आप लोग गर्मा गर्म खाइए, मैं और ब्रेड पकौड़े तलती जा रही हूँ। 1 घंटे बाद जब सब जाने लगे तो विशाल विपिन को कोहनी मारकर बोला, वाकई यार, तूने बड़ी सुघड़ और अच्छी बीवी पाई है। विपिन समझ ही नहीं पाया विशाल सच बोल रहा है या मजाक कर रहा है। जाते समय सब विपिन और कंचन को आमंत्रित करने लगे तो विपिन बोला, दिन तय मत करो यार, जब फुर्सत होगी आ जाएंगे और फिर खाना खाकर ही
जाएंगी। फिर तो तुम्हें फीकी मूंग की दाल और रोटी ही मिलेगी। रोहन हंसता हुआ बोला, हमारी मैडम का तो लगभग रोज का ही यही घिसा पिटा मेनू है। और कहीं हमारे यहाँ खिचड़ी ही ना बनी हो। प्रियंका जब भी थकी होती है तो खिचड़ी ही बनाती है। वैसे अक्सर वो थकी ही रहती है। विशाल टेढ़ी नजरों से प्रियंका को देखकर बोला। सब चले गए तो कंचन बिखरा घर सहेजने लगी और विपिन आराम कुर्सी पर पसर गया। उसने कनखियों से कंचन को देखा। क्या सचमुच उसे सुघड़ और बहुत अच्छी पत्नी मिली है? क्या सचमुच उसके दोस्तों को उसके जीवन पर रश्क है? उसके मन में अंतर्द्वंद सा चल रहा था। उसे कंचन पर दया सी आई। 2 महीने होने को है, उसने कंचन को कहीं घुमाया भी नहीं है। कभी घूमने निकलते भी हैं तो रात को। एक दिन शाम को विपिन ऑफिस से आया तो बोला, कंचन जल्दी से तैयार हो जाओ, आज विशाल के घर चलते हैं। कंचन ने हैरानी से उसे देखा और फिर खामोशी से तैयार होने चल पड़ी। थोड़ी देर में ही वह तैयार होकर आ गई। जब वे विशाल के घर पहुंचे तो अंदर से जोर जोर से आती आवाज से चौंककर दरवाजे पर ही रुक गए। विशाल चिल्ला रहा था, ये घर है या नरक? मेरे जरूरी कागज तक तुम संभाल कर नहीं रख सकती। सोनू ने सब फाड़ दिए हैं। कैसी गंवार औरत हो, कौन तुम्हें पढ़ी लिखी कहेगा? जाहिल हो तुम। प्रियंका का तीखा स्वर गूंजा, मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूँ जो तुम्हारा बिखरा सामान ही सारा दिन सहेजती रहूं। बाहर खड़े विपुन और कंचन संकुचित से उठे। ऐसे हालात में वे कैसे अंदर जाए समझ नहीं पा रहे थे। फिर विपिन ने गला खखार कर दरवाजे पर लगी घंटी बजाई। दरवाजा प्रियंका ने खोला। बिखरे बाल, मटमैली सी सलवटों वाली साड़ी और मेकअप विहीन चेहरे में वह काफी ही फूहड़ और भद्दी लग रही थी। विपिन ने हैरानी से प्रियंका को देखा। प्रियंका संभल कर बोली, आइए आइए विपिन जी। और वह कंचन का हाथ थाम कर अंदर ले आई। उन्हें सामने देख विशाल झेप सा गया और सोफे पर बिखरे कागजों को समेट कर बोला, आओ आओ विपिन, आज कैसे रास्ता भूल गए? विपिन और कंचन सोफे पर बैठ गए। विपिन ने नजरें घुमाकर देखा। सारी चीजें अस्त व्यस्त थी। बच्चे के खिलौने, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर, कपड़े इधर उधर पड़े थे। हालांकि विशाल के घर विपिन पहले भी आता था, पर कंचन के आने के बाद वह पहली बार यहाँ आया था। इन 2 महीने में ही कंचन के कारण व्यवस्थित रूप से सजे धजे घर में रहने से उसे विशाल का घर बड़ा ही बिखरा और अस्त व्यस्त लग रहा था। अनजाने ही वह प्रियंका और कंचन की तुलना करने लगा। प्रियंका विशाल से किस तरह जबान लड़ा रही थी। घर भी कितना गंदा रखा हुआ है, स्वयं भी किस कदर फूहड़ सी बनी हुई है। क्या फायदा ऐसे मेकअप और लीपा पोती का, जिसके उतरते ही औरत रंग उतरते बर्तन सी बेरंग बेरौनक नजर आए। इसके विपरीत कंचन कितनी सभ्य और सुसंस्कृत है, उसके साथ कितनी शालीनता से बात करती है। अपने सांवले रंग पर फबने वाले हल्के रंग के कपड़े कितने सलीके से पहनकर जैसे हमेशा तैयार सी रहती है। घर भी कितना साफ रखती है। लोग जब उसके घर की तारीफ करते हैं तब गर्व से उसका सीना भी फूल जाता है। तभी प्रियंका चाय और एक प्लेट में नमकीन और बिस्कुट लाई तो विशाल बोला, अरे विपिन और उसकी पत्नी पहली बार घर आए हैं, कुछ खातिरदारी करो। अब घर में तो कुछ है नहीं, आप झटपट जाकर बाजार से ले आओ। नहीं नहीं, विपिन बोला, इस समय कुछ खाने की इच्छा भी नहीं है। मन ही मन वह सोच रहा था, कंचन मेहमानों के सामने हमेशा कोई ना कोई घर की बनी हुई व्यंजन जरूर रखती है। जो खाता है तारीफ किए बिना नहीं रहता है। कुछ देर बाद विपिन और कंचन ने उनसे विदा ली। बाहर आकर विपिन बोला, रास्ते में रोहन का घर भी पड़ता है, जरा उसके यहाँ भी हाजिरी लगा ले। चलते चलते उसने कंचन का हाथ अपने हाथों में ले लिया। कंचन हैरानी से उसे देखने लगी। हमेशा उसकी उपेक्षा करने वाला पति का यह
अप्रत्याशित व्यवहार उसकी समझ में नहीं आया। रोहन के घर जब वे पहुंचे तो दरवाज़ा खटखटाने पर तौलिए से हाथ पोंछता रोहन किचन से निकला और उन्हें देखकर शर्मिंदा सा होकर बोला, अरे वाह, आज तो जाने सूरज कहाँ से निकला जो तुम लोग हमारे घर आए हो। रोहन के घर का भी वही हाल था। हॉल रूम इस तरह से अस्त व्यस्त था जैसे अभी तूफान आकर गुजरा हो। रोहन मैगजीन समेटता हुआ बोला, आप लोग बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। संध्या तो लेडीज क्लब गई हुई है, पत्नी क्लब में और पति किचन में। विपिन को मन ही मन हंसी आ गई। तभी कंचन खड़े होकर बोली, आप बैठिए भाई साहब, मैं चाय बनाकर लाती हूँ। कहकर कंचन किचन में चली गई। तभी रोहन का 1.5 साल का बेटा भी उठकर रोने लगा। रोहन उसे हिला डुलाकर चुप कराने की कोशिश करने लगा। कुछ ही देर में कंचन ट्रे में चाय और दूध की बोतल ले आई और बोली, आप लोग चाय पीजिए, मैं बेबी को दूध पिलाती हूँ। और रोहन के ना ना करते हुए उसने बेबी को अपनी गोद में लिटा लिया और बोतल से दूध पिलाने लगी। रोहन धीमे स्वर में विपिन से बोला, यार, पत्नी हो तो कंचन भाभी जैसी, दूसरों का घर भी कितनी अच्छी तरह संभाल लिया, और एक हमारी मैडम है, अपना घर भी नहीं संभाल सकती। घर आओ तो पता लगता है कि किटी पार्टी में गई हैं या क्लब में। अंश आया के भरोसे रहता है। उस दिन विपिन देर रात तक सो नहीं सका। वह रात भर विचार मग्न में था। उसे तो अपनी पत्नी के सांवले रंग पर शिकायत थी, पर यहाँ तो उसके दोस्तों को अपनी गोरी चिट्टी बीवियों से हर बात पर शिकायत है। रविवार के दिन सभी दोस्तों ने विपिन की शादी की खुशी में पिकनिक का आयोजन किया था। विशाल, रोहन, सुजय सभी शरीक थे इस पिकनिक में। खाने पीने का सामान विपिन के दोस्त लाए थे। विपिन को उन्होंने कुछ भी लाने से मना कर दिया था, पर फिर भी कंचन ने मसालेदार छोले भटूरे बना लिए थे। सभी छोलों को चटकारे लेकर खा रहे थे। विपिन हैरानी से देख रहा था कि कंचन ही सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। प्रियंका उससे बुनाई डालना सीख रही थी, तो संध्या उसके घने लंबे बालों का राज पूछ रही थी, और सुजय की पत्नी श्वेता उससे रेसिपी की विधि पूछ रही थी। तभी रोहन बोला, कंचन भाभी, चाय तो आपके हाथ की ही पियेंगे। उस दिन आपकी बनाई चाय का स्वाद अभी तक जबान पर है। प्रियंका, संध्या, श्वेता आदि ताश खेलने लगी और कंचन स्टोव जलाकर चाय बनाने लगी। रोहन भी उसका हाथ बटाने लगा। चाय की चुस्कियों के साथ एक बार फिर कंचन की तारीफ शुरू हो गई। चाय खत्म होते ही रोहन बोला, अब कंचन भाभी एक गाना सुनाएंगी। मैं ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? ठीक कह रहा हूँ, रोहन बोला। आप बेख्याली में चाय बनाते समय गुनगुना रही थी, मैंने पीछे से सुन लिया था। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, आपको गाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ, सब एक साथ ही सुर में बोले। मजबूरन कंचन को गाने के लिए हाँ भरनी पड़ी। उसने एक गाना गाना शुरू कर दिया। झील का खामोश किनारा उसकी मीठी आवाज़ से गूंज उठा। सभी मंत्रमुग्ध से उसका गाना सुन रहे थे। विपिन भी हैरान था। कंचन इतना अच्छा गा लेती है, उसने कभी सोचा भी नहीं था। बड़े ही मीठे स्वर में वह गा रही थी। गाना खत्म हुआ तो सबने तालियां बजाई। कंचन शर्मा गई। विपिन गहराई से कंचन को देख रहा था। उसे लगा कंचन इतनी सांवली नहीं है जितनी वह सोचता है। उसकी आंखें काफी बड़ी और भावपूर्ण है। गठा हुआ शरीर, हमेशा मुस्कुराते से होठ, एक खास किस्म की शालीनता से भरा हुआ व्यक्तित्व, वह तो सबसे अलग है। उसकी आंखों पर अब तक ना जाने कौन सा पर्दा पड़ा हुआ था जिसके आर पार वह देख नहीं पा रहा था। उसकी गहराई में तो गया ही नहीं था जहां कंचन अपने इस रूप गुण के साथ मौजूद थी। सीप में बंद मोती की तरह, एक उसके सांवले रंग की ही आड़ लेकर बाकी सभी गुणों को वह अब तक नजरअंदाज करता रहा था। अगर गोरा रंग ही खुशी और सुखमय वैवाहिक जीवन का आधार होता तो उसके दोस्त शायद खुशियों के सैलाब में डूबे होते, पर ऐसा कहाँ है।
पिकनिक के बाद थके हारे शाम को वे घर लौटे तो विपिन अपेक्षाकृत खुश और खिला चेहरा देखकर कंचन हैरान सी थी। घर में खामोशी की चादर ओढ़ने वाला विपिन आज खुलकर बोल रहा था। कुछ हिम्मत करके कंचन बोली, क्या बात है, आज आप काफी खुश नजर आ रहे हैं। हाँ कंचन, मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ उपेक्षित व्यवहार करता रहा, लेकिन आज मुझे ये एहसास हो गया है कि तुम किसी हीरे से कम नहीं हो। मैं सिर्फ तुम्हारे रंग को देखकर तुम्हारी तुलना दूसरों की पत्नियों से कर रहा था, लेकिन आज मुझे यकीन हो गया है कि आज मुझे सीप में बंद मोती मिला है। और उसने प्यार से कंचन को अपनी बाहों के घेरे में बांध लिया। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।